Good morning, everybody. Today we will learn about a fungus named Rhizopus. This fungus is saprophytic in nature. मेरे कहने का मतलब है कि आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसा फंगस जो सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक हम ऐसे फंगस को कहते हैं जैसे कोई पौधा सड़ रहा है तो उसके ऊपर ग्रो कर जाए। आपने अपने घर में देखा होगा जेली, चटनी, अचार, ब्रेड के ऊपर अगर ब्रेड पुराना हो गया तो उस पर आपको हल्के भूरे रंग का, व्हाइट कलर का आपको कॉटनी स्ट्रक्चर दिखाई देता होगा, लगता होगा जैसे रुई जैसा कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। और सड़ते हुए फल पर अगर कहीं पका हुआ फल आप अपने घर पे रख दीजिए तो देखिए उसके ऊपर फंगस ग्रो कर जाएगा। देखिए एक पपाया आपको मैं दिखाना चाहूँगी। ये देखिए इस पपाये के ऊपर फंगस को बहुत अच्छी तरह आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से चारों ओर से इसकी ऊपरी सरफेस को पूरी तरीके से इसने घेर लिया है और इस डिजीज को कहते हैं सॉफ्ट रॉटिंग। ये सॉफ्ट रॉटिंग ऑफ द फ्रूट है पपाया का। वाइट कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका माइसीलियम है और धीरे धीरे माइसीलियम जब हाईली अपना न्यूट्रिएंट ले चुका होता है और बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है तब देखिए यहाँ पे कॉटनी स्ट्रक्चर यहाँ बहुत अच्छा सा, ये देखिए इस एरिया में देखिए कॉटनी स्ट्रक्चर कितना अच्छा, ये माइसीलियम है इसका और ये माइसीलियम ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है, इरेक्ट ऊपर की ओर वर्टिकल ग्रोथ हो रही है और धीरे धीरे फिर इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तब इसका कलर इस तरीके से ब्लैकिश कलर का होने लगेगा क्योंकि स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो जाता है। तो यहाँ आप साफ देख रहे हैं कि राइजोपस एक ऐसा स्पीसीज है, एक ऐसा जीनस है जो सड़ते हुए फल पर हमको दिखाई देता है। यानी जितने भी जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल हैं सॉइल पर पाया जाएगा, जहाँ पर ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होगा, जो डंग होता है यानी गोबर जिसे हम कहते हैं, गोबर पर भी जो सड़ता हुआ गोबर होता है उसके ऊपर भी हमको राइजोपस और म्यूकर दोनों दिखाई देते हैं। अब हम इसकी यहाँ यह भी बताना चाहेंगे कि राइजोपस इस जीनस की टोटल ऑल ऑफ द वर्ल्ड 40 स्पीसीज हैं। आइए सबसे पहले हम राइजोपस की सिस्टमेटिक पोजीशन को जानते हैं। ये चूंकि फंगस है तो किंगडम इसका क्या होगा, माइकोटा। और माइकोटा किंगडम को डिवीजन में बांटा गया था, मिक्सोमाइकोटा और ईओमाइकोटा। ईओमाइकोटा में ऐसे फंगस रखे गए जो ट्रू फंगस थे, दैट्स व्हाई इट बिलोंग्स टू द डिवीजन ईओमाइकोटा। सब डिवीजन को अगर हम देखें तो इट बिलोंग्स टू द सब डिवीजन जाइगोमाइकोटिना। और जैसे ही जाइगोमाइकोटिना सब डिवीजन की बात आई हमको तुरंत समझ लेना चाहिए इसका साइलेंट फीचर कि यहाँ पर गैमेटेंजिया का कपुलेशन होता है, फ्लैजिलेटेड बॉडी डेवलप नहीं होती है। इसकी क्लास है जाइगोमाइसीड्स, ऑर्डर है इसका म्यूकरेल्स, फैमिली है म्यूकरेसी और जीनस का नाम है राइजोपस। इसके सैलिएंट फीचर्स को यहाँ हमने बहुत ही कम शब्दों में लिखने का प्रयास किया है, इसे ध्यान दें। पहला माइसीलियम। माइसीलियम कैसा है इसका, फिलामेंटस है। देखिए फिलामेंटस, ये देखिए कहीं, ये देखिए यहाँ फिलामेंट दिखाई दे रहा है, ये कहीं भी अपनी ब्रांच प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है, बहुत तेजी से ये अपनी ब्रांचेस को डेवलप करता हुआ जहाँ पर ग्रो कर रहा है पूरी एरिया को कवर करना चाहता है। तो ये फिलामेंटस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन लुक हियर, देखिए काले रंग के न्यूक्लियस, कहीं भी कोई बंटवारा नहीं है, यानी यहाँ से अगर यहाँ तक की स्थिति को हम देखें कहीं भी बीच में इस तरह की क्रॉस वॉल नहीं बनी है। अगर फंगस इस तरह अलग अलग सेगमेंट दिखाई दे रहा हो तो ऐसे फंगस को के हाइफा को हम कहते हैं सेप्टेट।
लेकिन यहाँ हम क्या स्थिति देख रहे हैं, ये असेप्टेट है, कहीं भी कोई सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। तो इस हाइफा का अगर करेक्टर हम डिफाइन करें तो अभी मैंने आपको पपीते के फ्रूट पर दिखाया, आपने देखा कैसा है, कलरलेस। पहला करेक्टर क्या हुआ, कलरलेस है। दूसरा करेक्टर क्या कह सकते हैं हम कि हाईलाइन है। तीसरा करेक्टर हम क्या कह सकते हैं कि ये प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। देखिए ढेर सारे न्यूक्लियस यहाँ पर बने हुए हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को ही हम कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। असेप्टेट है यानी क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसकी सेल यूकैरियोटिक है, यानी कि राइजोपस की जितनी भी स्पीसीज हम पढ़ लें, सभी स्पीसीज का जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होगा, यूकैरियोटिक। इट मींस इट हैज वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर सिस्टम, यानी इसका न्यूक्लियस विकसित होता है और इसके अंदर सारे सेलुलर ऑर्गेनेल वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं। अगले पॉइंट की ओर अगर हम देखें तो इसकी ये सेल वॉल है। हम जानते हैं दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फंगस दैट द सेल वॉल ऑफ द फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो यहाँ इसकी जो सेल वॉल बनी हुई है, ये वॉल जो दिखाई दे रही है हमको, ये सेल वॉल काइटिन की बनी है और काइटोसिन की बनी हुई है। रिजर्व फूड मटेरियल की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि पूरे प्लांट किंगडम में जितने भी पौधे होते हैं ऑटोट्रॉफिक, वो क्या करते हैं, सन की लाइट में भोजन बनाते हैं, फूड सिंथेसिस करते हैं, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और सिंथेसिस किसकी करते हैं, ग्लूकोज की। ग्लूकोज फिर मोनोमर है, वो पॉलीमर में बदल जाता है और पॉलीमर का नाम होता है स्टार्च, यानी स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द प्लांट। बट इन केस ऑफ फंगस you can see here the reserve food material is glycogen instead of starch, यानी ये पौधा होते हुए भी पौधे की श्रेणी में रखा गया, फिर भी इसका रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च नहीं है, ग्लाइकोजन है। और एनिमल से देखिए यहाँ सिमिलरिटी दिखा रहा है, क्योंकि एनिमल का भी, हम और आप जो कुछ भी खाना खाते हैं और हमारी बॉडी में जब वो स्टोर होता है तो ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो हमें याद रखना है कि इसका रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है। अब इसके हाइफा की अगर हम बात करें, देखिए बार बार मैं ये बात बताती हूँ कि अगर कोई एक ऐसे हमने फंगस बनाया और कहा कि ये एक फंगस है, तो यहाँ इसे हम हाइफा कहेंगे। लेकिन अगर यहीं पे देखिए, यहाँ देखिए ऐसे करके हमने ये देखिए 3-4 बना दिया, ये देखिए ऐसे 3-4 बना दिया, तो अब इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड हाइफी। और यदि यही हाइफी जिस तरह यहाँ देखिए कितने सारे एक साथ कितने सारे ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ अब ये हाइफी क्या कहलाएगी, माइसीलियम कहलाएगी। तो अगर बहुत ढेर सारे हो गए, देखिए ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा संख्या में हो गए, तो अब इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइसीलियम। तो इसका माइसीलियम कैसा होता है, फिलामेंटस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी सिनोसिटिक होता है, असेप्टेट होता है, क्रॉस वॉल नहीं होती है, यूकैरियोटिक सेल होता है, सेल वॉल इसकी काइटिन की बनी होती है, रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है। और इसके अगर हम माइसीलियम को बहुत माइन्यूटली जाके ऑब्जर्व करें माइक्रोस्कोप में, तो हाइफा इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट, यानी हाइफा 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से हाइफा हैं, इसको याद कर लीजिए। टाइप्स ऑफ हाइफा, पहला है राइजोइडल, देखिए राइजोइडल, ये नीचे वाला, ये राइजोइडल हाइफा है। ऐसा हाइफा जो नीचे की ओर डाउनवर्ड ग्रो कर रहा हो और सबस्ट्रेटम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे हाइफी को हम कहते हैं राइजोइडल हाइफी। ये राइजोइडल हाइफी
प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है। और राइजोपस के केस में इस हाइफा का मुख्य कार्य क्या है? टू फिक्स द फंगस अपॉन द सबस्ट्रेटम एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सबस्ट्रेटम। जिस सबस्ट्रेटम पर ग्रो कर रहा है, जहां से ये न्यूट्रिशन ले रहा है, जिस चीज पर ये फंगस ग्रो कर रहा है, मान लीजिए ब्रेड पर ग्रो कर गया है, तो ब्रेड के अंदर जो हाइफा घुसेगा, दैट हाइफा इज कॉल्ड राइजोइडल हाइफी। और राइजोइडल हाइफी का मुख्य काम क्या है? फिक्स करना फंगस को, और दूसरा काम क्या है? टू एब्जॉर्ब द फूड मटेरियल, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट यहीं से होता है। और कैसे होता है कि राइजोइडल हाइफी की ये जो सरफेस है, यहाँ से इंजाइम सिक्रीट होते हैं। ऐसे इंजाइम सिक्रीट होते हैं जो सबस्ट्रेटम पर उपस्थित जो मैक्रोमोलिक्यूल है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जो जैसे कि हम प्रोटीन कह दें, फैट कह दें, लिपिड कह दें, रेट का पॉलीसैकेराइड कह दें, तो ये सारी चीजें मोनोमर में बदलने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम इस पार्ट से सिक्रीट होगा वो सबस्ट्रेटम पर, जो जहाँ पर ग्रो किया है फंगस, वहाँ सिक्रीट होगा और सबस्ट्रेटम पर जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको मोनोमर में बदल देगा। और जब वो मोनोमर में बदल जाएगा तो ये पार्ट हाइफी का क्या कर लेगा? न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब कर लेगा। दूसरा हाइफा हम क्या देख रहे हैं? दैट इज द स्टोलॉन। दिस इज कॉल्ड स्टोलॉन। ये देखिए स्टोलॉन। स्टोलॉन कैसा है? ये हाइफा कैसा है? ये लेस ब्रांच्ड है, थोड़ा कैसा है? टफ है। इससे ये बिल्कुल नीचे की ओर ग्रो करता हुआ प्रोफ्यूजली ब्रांच। यहाँ हम देख रहे हैं इसमें ब्रांचिंग नहीं दिखाई दे रही है, और ये सरफेस से ऊपर आता है और फिर सरफेस को टच करता है जहां भी ग्रो कर रहा है। मान लीजिए अगर हम एक ऐसा सरफेस बनाते हैं तो देखिए यहाँ सरफेस को टच कर रहा है, यहाँ सरफेस को टच कर रहा है, और इन दोनों पार्ट में हम देख रहे हैं एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। जब इस तरह ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर हाइफी बनाता है तो ऐसे हाइफी को कहते हैं स्टोलोन हाइफी। और स्टोलोन हाइफी का वह पार्ट जहां से नीचे की ओर राइजोइडल हाइफी और ऊपर की ओर वर्टिकल हाइफी ग्रो करती है, इस पार्ट को हम नोड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड नोड। यानी नोड से यहाँ दो टाइप की ब्रांचेस ग्रो कर रही हैं। स्टोलन के नोड से दो टाइप की ब्रांच डेवलप हो रही है। नीचे की ओर राइजोइडल हाइफी। राइजोइडल हाइफी का काम क्या हुआ? टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सबस्ट्रेटम। और ऊपर वाला जो वर्टिकल हाइफी जा रहा है, जो हमें ब्रांचिंग करता हुआ नहीं दिख रहा है, इरेक्ट है, अनब्रांच्ड है, सिलेंड्रिकल है, एंड दिस unbranched erect hyphae is called sporangiophore। ध्यान दीजिए, इसे कहते हैं इरेक्ट ब्रांचिंग को क्या कहेंगे? स्पोरेंजियोफोर, जिससे ब्रांचिंग हमको दिखाई नहीं दे रही है। इसका काम था न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना, और इस वाले पार्ट का काम क्या होता है? इट हेल्प इन द रिप्रोडक्शन। स्पोरेंजियोफोर का डेवलपमेंट किस लिए हुआ है? फॉर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसके टिप पर हमको क्या दिखाई दे रही है? स्पोरेंजिया दिखाई दे रही है। और स्टोलन का फिर क्या काम होगा? स्टोलन का काम होगा कि पूरे सबस्ट्रेटम को कवर कर लेना और इस फंगस को ब्रेड के ऊपर या जिस चीज पर ये ग्रो कर रहा उस पर फिक्स करने का काम होता है। तो इस तरह आपने इसके इस वेजिटेटिव कैरेक्टर को जाना। अब हम इसके रिप्रोडक्शन को देखते हैं। हम जानते हैं कि एवरी इंडिविजुअल ऑफ द वर्ल्ड, आइदर इट इज प्लांट और इट इज एनिमल, ऑल इंडिविजुअल इंक्रीजेस देयर पॉपुलेशन। तो इंक्रीज करने के लिए अपनी पॉपुलेशन को एक प्रोसेस की ओर पौधे जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इन केस ऑफ राइजोपस, रिप्रोडक्शन इज 3 टाइप: vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन राइजोपस के केस में फ्रेगमेंटेशन के कारण होता है। और फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ द फिलामेंट, ब्रेकडाउन ऑफ द हाइफी ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। आपको फल दिखाया और यहाँ पर देखिए ये फंगस ग्रो किया है,
किसी भी कारण से इस पर कोई इंसेक्ट बैठ के इधर से उधर चला गया, तो इंसेक्ट के चलने से उसके पैर से हाइफी क्या होंगे, टूट जाएंगे, और टूट करके प्रत्येक जो पार्ट होगा उसको हम फ्रेगमेंट कहेंगे, एंड फ्रेगमेंट में डेवलप द होल माइसीलियम ऑफ दिस फंगस। तो यहाँ ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ, दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताने के पहले एक पॉइंट मैं बताना भूल गई, वो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इनका जो माइसीलियम होता है, राइजोपस का माइसीलियम कैसा, फिलामेंटस होता है, ब्रांच्ड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, आसेप्टेट होता है, यूकैरियोटिक सेल होती है, और काइटिन की सेल वॉल होती है, रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है। दिस इज द साइलेंट और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फंगस। लेकिन एक पॉइंट हमको और याद करना पड़ेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, नो फ्लैजिलेशन एट ऑल, किसी भी कीमत पर इसमें फ्लैजिला का फॉर्मेशन नहीं होता है। और यदि हमने कहा कि फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, यानी हमको तुरंत सोच लेना चाहिए कि इसके लिए वाटर की आवश्यकता नहीं है, यानी ये कैसा फंगस हो गया, इट इज टेरेस्ट्रियल फंगस, यानी ये जल में नहीं पाया जाएगा, ये थल पर पाया जाएगा, सॉइल पर पाया जाएगा, और ऑर्गेनिक सड़ते हुए फूड पर पाया जाएगा। इसीलिए देखिए ब्रेड पर पाया जाता है, तो ये ब्रेड मोल्ड कहलाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रेड मोल्ड, और इसी को हम सैप्रोफिटिक कहते हैं। गोबर पर जब ये दिखाई देता है, सड़ते हुए गोबर पर, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कैप्रोफिलस फंगस। अब यहाँ मैं आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रही थी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें दो मेथड से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय टू मेथड। फर्स्ट मेथड इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर, और दूसरा मेथड है क्लेमाइडोस्पोर। तो आइए पहले हम क्लेमाइडोस्पोर को ही देख लेते हैं। ये है क्लेमाइडोस्पोर। ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, यानी एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी कम हो जाए, ड्राइनेस आ जाए, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाए, और इसके लिए जो इनफेवरेबल कंडीशन हो जाए, ऐसी कंडीशन में ये हाइफा जो हमको यहाँ असेप्टेड दिखाई दे रहा था, अब क्या हो रहा है, ये स्फेरिकल बॉडी डेवलप कर रहा है। पूरा इसका जो माइसीलियम है उसमें ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जब ये ऐसे राउंडेड थिक वॉल, देखिए बार बार मैं दिखा रही हूँ आपको, बहुत ही मोटी वॉल है इसकी, ताकि ये अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट कर ले जाए, अपने अस्तित्व को बचाए रखे, सन की हाई इंटेंसिटी की लाइट इसको सुखाने ना पाए, इसके अंदर के प्रोटोप्लाज्म पर बाहरी इन्वायरमेंट का कोई असर ना हो, इसलिए अपनी वॉल इसने कितनी मोटी कर ली है। और ये जो स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर ब्लैक इन कलर, इनका कलर कैसा है, इट इज ब्लैक इन कलर। और ये क्लेमाइडोस्पोर को हम पेरिनेटिंग बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि ये पेरिनेशन का काम करते हैं। टोटली अनफेवरेबल कंडीशन में, बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में स्पोर पड़ा रहेगा, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तुरंत इससे जर्म ट्यूब निकलेगा, और फिर एक नए माइसीलियम को ये जन्म दे देता है। तो ये था क्लेमाइडोस्पोर। जब क्लेमाइडोस्पोर हाइफी के टर्मिनल पॉइंट पर ग्रो करता है, तो इसे कहते हैं टर्मिनल क्लेमाइडोस्पोर। यहाँ क्या कहेंगे, इट इज टर्मिनल इन पोजीशन। यहाँ देखिए टर्मिनल पोजीशन है, और जब बीच में ये स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं, तो ऐसे क्लेमाइडोस्पोर को हम कह सकते हैं इंटरकैलरी क्लेमाइडोस्पोर। बीच में होंगे तो क्या कहेंगे आप, इंटरकैलरी क्लेमाइडोस्पोर, और अगर टॉप पर होंगे तो कहेंगे टर्मिनल clamidospore. And on coming the favorable condition, they again become active, and outer wall break down, inner wall develops like the germ tube and develop a new mycelium of this fungus. आइए यहाँ हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस पूरे फिगर में मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है।
ये देखिए, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ इसका ये माइसीलियम 3 भागों में इसका हाइफा बटा हुआ दिख रहा है, राइजोइडल हाइफा, स्टोलोन, ये जो यहाँ पर ये पार्ट है इसे कहते, दिस पार्ट ऑफ द हाइफा इज कॉल्ड स्टोलोन, और ये राइजोइडल, ये स्पोरेंजियोफोर। अब जब इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो हाइफी इरेक्ट हो गए, अनब्रांच्ड हो गए, इनको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर जो हाइफी बनाते हैं, इनका जो टर्मिनल टिप होता है, पार्ट होता है, वो धीरे धीरे क्लब शेप्ड हो जाता है और क्लब शेप होके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर 2 भागों में बढ़ जाता है। अंदर के पार्ट में हम देखते हैं न्यूक्लियस की संख्या कम होती है और बाहर न्यूक्लियस की संख्या ज़्यादा होती है। बीच में एक क्लेफ्ट बन जाता है जिससे ये 2 पार्ट में बटा हुआ दिखाई देता है। द इनर पार्ट इज कॉल्ड कॉलुमेला। ये जो इनर ग्लोबोस पार्ट अंदर का दिख रहा है, दिस पार्ट ऑफ द स्पोरेंजियम इज कॉल्ड कॉलुमेला एंड दिस कॉलुमेला इज वैक्यूलेटेड। देखिए कैसा पार्ट है, वह लेटेड पार्ट है, यानी वैक्यूल पाए जा रहे हैं और न्यूक्लियस बहुत कम है। देखिए बहुत छोटे छोटे और कम है, जबकि इस पार्ट में हम देख रहे हैं बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये काले काले आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड एवरी न्यूक्लियस एक्युमुलेट सम साइटोप्लाज्म एंड गेट कन्वर्टेड इनटू स्पोर। तो यहाँ पे जो स्पोर बनेंगे, दीज स्पोर्स आर कॉल्ड, ये देखिए यहाँ डेहिसेंस में ये जो स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर बोलते हैं। ये स्पोरेंजियोफोर है और स्पोरेंजियम में जो स्पोर दिख रहे हैं, इन्हें हम एप्लानोस्पोर भी कह सकते हैं और स्पोरेंजियोस्पोर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एप्लानोस्पोर। ये देखिए, ये जो स्पोर है इन्हें हम एप्लानोस्पोर भी कहते हैं या स्पोरेंजियोस्पोर भी कहते हैं। क्यों कहा एप्लानोस्पोर? बिकॉज दीज आर नॉन मोटाइल इन नेचर। इसके पास फ्लैजिला नाम की कोई चीज नहीं है। बहुत से फंगस में आपको मैंने पढ़ाया है और बताया है कि सपोज ये स्पोर है, तो यहाँ देखिए एक फ्लैजिला ये, एक फ्लैजिला ये फ्लैजिलेटेड बॉडी से तैरते हैं स्पोर। चाहे ऐसा भी हो सकता है, देखिए ये फ्लैजिला और इस फ्लैजिला की सहायता से ये स्पोर तैरता है, लेकिन यहाँ हमको कोई किसी भी प्रकार का फ्लैजिला नहीं दिख रहा है। थिन वॉल से घिरा हुआ स्पोर है, दैट्स व्हाई दिस स्पोर इज कॉल्ड एप्लानोस्पोर। ये कॉलुमेला के ऊपर ये बहुत सारे स्पोर्स बन गए एप्लानोस्पोर, और इन एप्लानोस्पोर को घेरने के लिए ऊपर से पेलिकिलिया, यूँ कहें वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, जिससे ये चारों ओर से घिरा होता है। जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं, ये आउटर जो लेयर है ये फट जाती है। इसके फटने से स्पोर्स चारों ओर बिखर जाते हैं और फिर स्पोर्स, ये देखिए ये स्पोर है जिसे हमने क्या लिखा है, स्पोरेंजियोस्पोर। ये स्पोरेंजियोस्पोर कैसा है, ध्यान दें, यूनिसेलुलर है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, क्योंकि ये फंगस सिनोसिटिक है, तो इसका स्पोर भी कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, नॉन मोटाइल है, इसके पास फ्लैजिला नाम की चीज नहीं है। अब जब ये जर्मिनेट करेगा तो इसकी आउटर वॉल ब्रेक होती है और इनर वॉल एक ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है, जिसे हम जर्म ट्यूब कहते हैं। और जर्म ट्यूब फिर सबस्ट्रेटम पर तेजी से आगे बढ़ता है और इसका ये हाइफा 3 भागों में बढ़ जाता है। नीचे की ओर ग्रो करने वाले हाइफी को राइजोइडल हाइफी, जो हॉरिजेंटल ग्रो कर रहे हैं, सरफेस के ऊपर ग्रो कर रहे हैं और ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसे हम स्टोलोन कहेंगे। जो वर्टिकल बनाएगा स्ट्रक्चर उसे हम स्पोरेंजियोफोर कहेंगे। तो बहुत तेजी से ये मल्टीप्लाई करता है। असेक्सुअल प्रोडक्शन की स्पीड रेट जो होती है बहुत हाई होती है, इसीलिए जब कोई फल सड़ रहा है और उस पर अगर राइजोपस आ गया है तो हमें 1 ही 2 दिन में पूरे फल को कवर करता हुआ दिखाई देता है,
क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन बार बार ये साइकिल चलती रहती है एंड दिस इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपने यहाँ क्या जाना? आपने जाना कि इन राइजोपस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय टू मेथड। फर्स्ट इज by the formation of a planospore or sporangiospore, and the second is by the formation of chlamydospore. The chlamydospore are formed during the unfavorable condition, while the sporangiospore or planospore these are formed during the favorable condition. तो आइए अब बात करते हैं हम तीसरे रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात देखिए, इधर हम दिखा रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको राइजोपस के केस में दो प्रकार का दिखाई देता है, क्योंकि ये स्पीसीज दो कंडीशन दिखाती है। इनमें हेट्रोथैलेज्म दिखाई देता है, होमोथैलेज्म और हेट्रोथैलेज्म। ध्यान दीजिए, जब एक ही माइसीलियम के दो हाइफा पास में आ करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन करते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे होमोथैलेज्म। और जब एक माइसीलियम इधर है और दूसरा फंगस का माइसीलियम इधर है और दोनों ग्रो करते हुए पास पास आ रहे हैं, वन बिहेव लाइक द मेल, अदर बिहेव लाइक द फीमेल, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेट्रोथैलेज्म। तो यहाँ देखिए मैं हेट्रोथैलेज्म दिखा रही हूँ। ये भी हाइफा है, किसका? राइजोपस का। यहाँ दूसरा ये भी हाइफा है, किसका? राइजोपस का। एक को मैंने प्लस दिखाया है, प्लस मीन्स मेल, और माइनस साइन अगर दिखाया है तो ये कौन है? फीमेल। यहाँ हम देखते हैं एक हाइफा ये है, एक हाइफा ये है, ये प्लस स्ट्रेन हाइफा है, इधर वाला माइनस स्ट्रेन हाइफा है। दोनों हाइफा के लेटरल साइड में आउटग्रोथ होती है और ये आउटग्रोथ आगे की ओर बढ़ती रहती है। इस आउटग्रोथ को हम प्रोगैमेटेंजियम कहते हैं, प्रोगैमेटेंजियम कहेंगे। ये प्रोगैमेटेंजिया आगे बढ़ती रहती है और फिर आगे का पार्ट थोड़ा और फैलने लगता है और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, ग्लोबोज बॉडी आगे बन जाती है। इसी समय दोनों गैमेटेंजियम में इधर और इधर हम देख रहे हैं कि हाइफी से ये थोड़ा अलग होने लगता है, बीच में एक सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ क्या बन गया? सेप्टम बन गया है। इसमें भी सेप्टम बना और यहाँ भी सेप्टम बना। और अब सेप्टम के पीछे वाला जो पार्ट होगा, इधर इस सेप्टम के पीछे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? सस्पेंसर कहते हैं। आउट ग्रोथ जब दोनों ओर हुई तो इस आउट ग्रोथ को हम प्रोगैमेटेंजियम कहते हैं। और जब सेप्टम का फॉर्मेशन हो गया तो जो बाहरी पार्ट है, जो टिप है इसका, इसे हम क्या कहेंगे? गैमीटेंजिया कहते हैं। और दोनों गैमीटेंजिया एक जैसी है, इसीलिए दिस गैमीटेंजिया इज कॉल्ड आइसोगैमीटेंजिया। क्या होता है? धीरे 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 देखिए, मान लिया ये गैमीटेंजिया बन रही है और इधर ये गैमीटेंजिया, और ये दोनों एक दूसरे के पास आते आते और दोनों की वॉल टच हो जाती है। द टचिंग वॉल डिजॉल्व आफ्टर सम टाइम। ये टचिंग वॉल डिजॉल्व हो जाती है और दोनों का प्रोटोप्लाज्म एक में मिल जाता है। अब एक न्यूक्लियस आप यहाँ ब्लैक कलर में देख रहे हैं, एक न्यूक्लियस यहाँ रेड कलर में देख रहे हैं। तो रेड और ब्लैक कलर अपोजिट स्ट्रेन के न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आके पेयरिंग कर लेते हैं। सभी के सभी क्या यहाँ पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के बाद जो न्यूक्लियस ऐसा होगा जिसका पेयर नहीं होगा, यानी अगर एक ब्लैक है उसका यहाँ रेड अगर नहीं दिख रहा है, तो वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है। अब स्थिति क्या होगी? न्यूक्लियस गेट फ्यूज टू ईच अदर, यानी कैरियोगैमी टेक्स प्लेस। पहले क्या हुआ? प्लाज्मोगैमी, दोनों मिले, वॉल बीच की डिसॉल्व हो गई और दोनों का प्रोटोप्लाज्म एक में मिल गया। तो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद हम देखते हैं कि बोथ न्यूक्लियस, मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस गेट फ्यूज एंड दिस फ्यूजन इज कॉल्ड कैरियोगैमी। कैरियोगैमी हो जाती है और कैरियोगैमी होने के बाद ये स्ट्रक्चर एक मोटी वॉल से घिर जाता है।
ये जो स्ट्रक्चर यहाँ हम देख रहे थे, यहाँ कैरियोगेमी होने के बाद बीच में ऐसा ग्लोबोज स्ट्रक्चर बन जाता है एंड दैट इज वेरी थिक वॉल। इसका बाहरी लेयर हमको इचिनुलेट दिखाई देता है। इट इज ब्लैक इन कलर एंड दिस इज कॉल्ड जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग स्पोर। ये रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है और अनफेवरेबल कंडीशन में जैसे क्लेमाइडोस्पोर पड़ा रहता है सबस्ट्रेटम के ऊपर, वैसे ही ये भी जाइगोस्पोर भी ऐसे ही पड़ा रहता है रेस्टिंग स्टेज में। एंड ऑन कमिंग द फेवरेबल कंडीशन इसमें क्या हो जाएगी, इसमें हो जाती है क्या, मियोसिस। मियोसिस हो जाएगी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट इसका होना होगा, फेवरेबल कंडीशन आ गया, तो जाइगोस्पोर स्टार्ट टू जर्मिनेट एंड just before germination reduction division or meiosis takes place. That's why it again become haploid और फिर haploid होने के बाद it is the division is followed by mitosis. बार बार माइटोसिस होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर यहाँ बन जाएगा। फिर इसमें इरेक्ट हाइफा का डेवलपमेंट जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हुआ था, ऐसे ही यहाँ हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही यहाँ स्पोरेंजियोपोर का फॉर्मेशन हुआ। ये स्पोरेंजियोपोर बन गई। स्पोरेंजियोपोर के ऊपर हमको स्पोरेंजिया बनती हुई दिखाई देती है और फिर वही कॉलुमेला और एप्लानोस्पोर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये स्पोर जब ये आउटर वॉल इसकी फटती है तो स्पोर्स बाहर निकलते हैं। ये चूंकि मैंने हेटेरोथैलिज्म बताया था, मेल और फीमेल दो अलग अलग स्ट्रेन के यहाँ पर हाइफा थे, तो जितने भी यहाँ स्पोर होंगे हाफ बिहेव लाइक द फीमेल एंड हाफ बिहेव लाइक द मेल। तो हाफ जो होंगे वो फीमेल माइसीलियम का डेवलपमेंट करेंगे और जो प्लस स्ट्रेन के होंगे वो मेल स्ट्रेन वाले हाइफा का डेवलपमेंट करेंगे। देखिए ये फीमेल डेवलप होकर के, ये देखिए हाइफा का डेवलपमेंट, यहाँ ये देखिए दूसरा हाइफा डेवलप हो रहा है और फिर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होना होगा तो ये दोनों फिर आपस में टच करेंगे, फिर इसी तरह गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा। यहाँ पर देखिए फ्यूजन किसका हुआ है, गैमीट का फ्यूजन नहीं हुआ। ये बात ध्यान देने वाली है, अच्छी तरह ध्यान देने वाली बात, या यूं कहें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर दैट हियर नो फ्यूजन ऑफ द गैमीट, होल गैमेटेंजिया गेट फ्यूजेस। गैमेटेंजिया ही फ्यूज हो गई है, गैमीट बनने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। तो यहाँ गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं जाइगोमाइसीट्स। जाइगोमाइसीट्स के अंतर्गत जो भी फंगस, चाहे म्यूकर की बात हम करें या राइजोपस की बात करें, दोनों केसेस में हम यही पाते हैं कि गैमेटेंजिया आपस में फ्यूज कर जाती है और जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन कर देती है। अब यही जाइगोस्पोर डेवलप होकर के फिर से स्पोर्स बनाता है और फिर इनका डेवलपमेंट माइसीलियम में, और यही बार बार साइकिल चलती रहती है। तो इस तरह इसमें आपने यहाँ क्या देखा, आपने देखा कि राइजोपस इज अ सैप्रोफिटिक फंगस। दूसरी बात क्या देखी कि इसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। सैप्रोफिटिक फंगस डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर पाए जाते हैं। इसके सैलिएंट फीचर, ये कैसा होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है, इसका माइसीलियम 3 भागों में बटा होता है, असेप्टेट होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और फ्लैजिलेटेड बॉडी इसमें नहीं होती है और गैमेटेंजियल पॉपुलेशन होता है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फंगस। बहुत अच्छे से बच्चों ध्यान दीजिए, जब आपके एग्जाम में आए तो पहले आप उसका सिस्टमेटिक पोजीशन लिखिए। सबसे पहले एग्जाम में अगर राइजोपस पूछा जाता है तो आप उसका सिस्टमेटिक पोजीशन लिखिए। दूसरा पॉइंट आपका बनना चाहिए सैलिएंट फीचर ऑफ द राइजोपस। सैलिएंट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक फीचर में मैंने तो एक एक वर्ड लिखा है, अब इसी को आप सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा मल्टी न्यूक्लिएट, तो आप लिखिए दिस हाइफा इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिनोसिडेट। अगला असेप्टेट मैंने लिखा, तो आप अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे द माइसीलियम इज असेप्टेट। मैंने लिखा यूकैरियोटिक सेल, आप लिखेंगे द सेल्स आर यूकैरियोटिक, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर सिस्टम इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ द
राइजोपस। इसी तरह मैंने लिखा काइटिन, तो आप लिखेंगे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। मैंने लिखा ग्लाइकोजन, आप लिखेंगे रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन। मैंने यहाँ पर लिखा टाइप्स ऑफ द हाइफा, तो आप भी लिखेंगे इट हैज 3 टाइप्स ऑफ हाइफा, राइजोइडल हाइफा, स्टोलन हाइफा और स्पोरेंजियोफोर हाइफा। फिर आप डिस्क्राइब करेंगे रिप्रोडक्शन को और लिखेंगे कि इट शोज 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव हेडिंग डालेंगे तब आप उसमें लिखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द फिलामेंट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर पूछा लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे asexual reproduction takes place by 2 methods. During the favorable condition, it develops the aplanospore or sporangiophore, and during the unfavorable condition, it develops the chlamydospore. यानी favorable condition में aplanospore बनेगा और unfavorable condition में chlamydospore बनेगा। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द गैमेटेंजियल फ्यूजन, और बताएंगे कि लेटरल साइड से आउटग्रोथ होगी जिसे प्रोगैमेटेंजिया कहेंगे। प्रोगैमेटेंजिया आगे डेवलप होकर के 2 भागों में बढ़ जाएगा। पीछे का पार्ट सस्पेंसर है और आगे का पार्ट क्या है, गैमेटेंजिया। कपुलेशन होगा गैमेटेंजिया का और जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे मैंने पूरी लाइफ साइकिल को पढ़ाने का प्रयास किया है। स्टेज है डायग्रामेटिक हम कैसे बनाएंगे ये भी आपको मैं बता रही हूँ। अभी हमने डायग्रामेटिक बनाने का प्रयास किया है। ये राइजोपस है और राइजोपस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पोरेंजियोफोर या एप्लानोस्पोर के डेवलपमेंट के कारण या क्लेमाइडोस्पोर। मैंने जब फिगर से आपको समझाया था, बताया था कि स्पोरेंजियोफोर या एप्लानोस्पोर it is formed during the favorable condition while the chlamydospore are formed during the unfavorable condition। तो आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये 2 प्रकार के स्पोर से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए गैमेटेंजियल फ्यूजन से होता है। यहाँ क्या हो रहा है, गैमेटेंजियल फ्यूजन हो रहा है। क्या हुआ, ये राइजोपस है, हैप्लॉइड कंडीशन में है, मल्टी न्यूक्लिएटेड बट हैप्लॉइड कंडीशन। यहाँ 2 स्ट्रेन हम देख रहे हैं, प्लस और माइनस 2 अलग अलग स्ट्रेन के हाइफी हैं। दोनों हाइफी में हमको क्या दिखाई दे रहा है, गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन। दोनों गैमेटेंजिया आपस में आके फ्यूज हो रही है, जिसे हम कहते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन या गैमेटेंजियल फ्यूजन, जिससे बना जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर में चूंकि कैरियोगैमी हो गई है, न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, इसीलिए यहाँ हमने क्या लिखा, 2n यानी डिप्लॉयड कंडीशन है। ये पेरिनेटिंग बॉडी के रूप में पड़ा रहेगा। फेवरेबल कंडीशन आने पे इनमें होगा मियोसिस। मियोसिस होकर पुनः ये कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, और फिर स्पोरेंजियम में डेवलपमेंट होगा बहुत सारे छोटे छोटे काले काले स्पोर्स का, और ये स्पोर्स फिर जर्मिनेट करके नए माइसीलियम को जन्म दे देते हैं। इस तरह यहाँ डायग्रामेटिक कंडीशन में आप पूरी लाइफ साइकिल को समझ सकते हैं। अब यहाँ हम आपको राइजोपस का क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है और क्या डेंजर है। ये एक सैप्रोफिटिक फंगस है, बट ये अपॉर्चुनिस्टिक है, मतलब है तो सैप्रोफिटिक, लेकिन कभी कभी ये पैरासिटिक भी हो जाता है, जैसे एनिमल्स पर, ह्यूमन बीइंग पर। अभी आपने देखा कोरोना काल में लोगों को जब कोविड-19 का अटैक हो रहा था, वायरल इन्फेक्शन हो रहा था, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बिल्कुल डाउन हो गया था। जब किसी भी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत ही लो हो जाता है, ऐसे कंडीशन में जितने भी पैथोजन हैं वो हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं, और फंगस भी बहुत तेजी से हमारी बॉडी पर अटैक करता है। आपने सुना होगा उस समय ब्लैक फंगस, काला फंगस, बहुत पेपर में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमको बार बार बताया जा रहा था कि ब्लैक फंगस से बचिए। तो देखिए है तो सैप्रोफिटिक, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम हमारा डाउन होता है तो हम पर एक डिजीज ये फंगस कर देता है, स्टोलोनीफेरस
stolonifer species, it may cause a mucormycosis on the animal. Mucormycosis लोगों को हो जा रही थी, आँख पर इन्फेक्शन, बक्कल कैविटी में इन्फेक्शन, कहीं भी, और ब्लैक कलर का बड़ा बड़ा स्पॉट डेवलप हो रहा था। और जो फंगस से इन्फेक्शन होते हैं उसमें एंटीबायोटिक भी काम नहीं करती है, क्योंकि एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया को किल करती है। फंगस जब अटैक करता है तो बहुत ही सीवियर हो जाता है, क्योंकि इसका हाइफी बहुत अंदर तक पेनिट्रेट करके पूरे ऑर्गन को डैमेज करने की पावर रखता है। इसलिए हमें बहुत सैनिटेशन के साथ, बहुत हाइजीन के साथ, और अपने फूड मटेरियल को जो भी हम खाते हैं बहुत ही सफाई के साथ रखना चाहिए। अन्यथा हमारा अगर इम्यून सिस्टम डाउन है तो म्यूकरमाइकोसिस हो सकती है। यहाँ हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि स्टोलोनिफर राइजोपस स्टोलोनिफर स्पीसीज जो होती है उसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। जैसे ब्रेड जो होता है जिसे डबल रोटी भी कहते हैं, अगर कई दिन आप रख दीजिए बरसात के दिन में बाहर तो उस पर फफूंदी उग आती है, और सबसे ज़्यादा हमको ब्रेड पर दिखाई देती है, इसीलिए इसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। इसी राइजोपस की आर्टोकार्पी स्पीसीज आर्टोकार्पस प्लांट पर, यानी कि कटहल के पौधे पर एक डिजीज कॉज कर देती है जिसे कहते हैं फ्रूट ड्रॉप ऑफ जैक फ्रूट। यानी मैच्योर होने के पहले ही पौधा राइजोपस के आर्टोकार्पी स्पीसीज द्वारा इन्फेक्शियस हो जाता है और मैच्योर होने के पहले ही ड्रॉप हो जाता है, नीचे गिर जाता है। इसी तरह स्टोलोनिफर स्पीसीज का मैं यहाँ यह भी बताना चाहती हूँ कि सॉफ्ट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो होता है, टोमेटो होता है। आप टमाटर पे भी सफ़ेद रंग की फफूंदी सड़ते हुए टमाटर पर देख सकते हैं, पोटैटो पे देख सकते हैं, स्वीट पोटैटो पर देख सकते हैं। और यही स्पीसीज म्यूकरमाइकोसिस भी बहुत से एनिमल पर कर देती है, और अभी कोरोना काल के बाद ह्यूमन बीइंग पर भी हमको ब्लैक फंगस के रूप में यही म्यूकरमाइकोसिस दिखाई दे रही थी। यहाँ हम इसके यूजेस भी, कोई चीज़ अगर हमारे लिए ख़राब है तो वो अच्छी भी हो सकती है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, उसी तरह ये सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक है तो ये डिकम्पोजिशन में बहुत मेजर रोल अदा करता है। इसे हम नेचुरल स्कैवेंजर भी कह सकते हैं। इसके यूजेस भी हैं। स्टोलोनिफर स्पीसीज का उपयोग इंडस्ट्रीज में किया जाता है फ्यूमरिक एसिड को बनाने में। राइजोपस और राइजी स्पीसीज को अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए इस स्पीसीज का प्रयोग किया जाता है इंडस्ट्रीज में। और नोडोसस राइजोपस नोडोसस स्पीसीज से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किया जाता है, यानी ये इसके यूजफुल एस्पेक्ट्स हैं। आई थिंक नाउ यू आर वेल नोन विद द लाइफ साइकिल ऑफ द राइजोपस। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है राइजोपस तो जिस तरह मैंने आपको बताया उसी तरह पॉइंट वाइज आप लिखिए, छोटे छोटे सेंटेंस में लिखिए, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, आपको अधिक नंबर मिल जाएंगे।